तो आज हमारे पास है भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चाणक्य। हाँ। और हमें जो स्रोत मिले हैं वो ये साफ करते हैं कि ये कोई मतलब हीरो की कहानी बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे तो चाणक्य के दिमाग का पोस्टमार्टम कहा गया है। दिमाग का पोस्टमार्टम। हाँ, मतलब ये उस जहर की पड़ताल है जो सत्ता के नाम पर इंसान के अंदर उबलता है। आपने जहर शब्द का इस्तेमाल किया और वो कितना सटीक है। हम्म। स्रोत में उपन्यास के बारे में एक लाइन है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। कौन सी? कि इसे पढ़ना ऐसा है जैसे हाथ में कोई किताब नहीं बल्कि एक जीती जागती विषकन्या हो। हाँ, ये उस ठंडी, क्रूर और निर्मम राजनीति की कहानी है जो एक साम्राज्य बनाने के लिए शायद जरूरी थी। बिल्कुल। तो फिर इस कहानी के जो मुख्य खिलाड़ी हैं उन पे एक नजर डालें। हाँ, डालते हैं। जाहिर है, सबसे पहले तो खुद कौटिल्य चाणक्य हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि उनके अंदर आग नहीं बर्फ जलती है। ये बात ही अपने आप में कितनी डरावनी है। आग तो फिर भी बुझ जाती है, बर्फ तो जमी रहती है। एग्जैक्टली। उनके अलावा है चंद्रगुप्त, एक चरवाहा लड़का। हाँ, जिसके अंदर राजा बनने की आग है और चाणक्य उस आग को पहचान लेते हैं। हाँ, और उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। बिल्कुल। फिर हैं राक्षस, मगध के वफादार मंत्री, जो चाणक्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाणक्य सबसे ज्यादा सम्मान भी उन्हीं का करते हैं। एक काबिल दुश्मन। और हाँ, मगध का राजा धनानंद भी है। हाँ, जिसके अहंकार से ही ये सब शुरू हुआ। और मुझे लगता है इन सबसे ज्यादा खतरनाक किरदार एक और है। कौन? खुद चाणक्य का अपना अंतर्मन। सही कहा, जो हर पल शायद खुद से ही लड़ रहा है। वो लड़ाई ही इस उपन्यास का मतलब केंद्र है। सही पकड़ा। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मतलब चाणक्य के अंदर इतनी ठंडी नफरत आई कहाँ से? इसकी शुरुआत होती है तक्षशिला की एक सभा से। माहौल बहुत गंभीर है। नंदवंश का एक दूत राजा अंभी को विदेशी आक्रमणकारियों का साथ देने के लिए रिश्वत दे रहा है। मतलब देश को बेचने की तैयारी चल रही थी। हाँ, खुलेआम। और उसी सभा में चाणक्य मौजूद हैं। ये देखकर उनका खून खौल उठता है। जाहिर है। और वो चिल्ला पड़ते हैं, ये ब्राह्मण नहीं, स्वान हैं जो विदेशी के जूठन खा रहे हैं। ओह, ये तो सीधी चुनौती थी। इसका अंजाम क्या हुआ फिर? अंजाम बहुत भयानक था। उस दूत ने गुस्से में आकर चाणक्य की शिखा, मतलब उनकी चोटी पकड़कर क्या? उन्हें जमीन पर घसीटा और फेंक दिया। ये तो एक ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा अपमान था। सबसे बड़ा। और यही वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। चाणक्य की आंखों में, जैसा स्रोत बताते हैं, अपमान की आग नहीं जलती, बल्कि बर्फ जम जाती है। हाँ, बर्फ। गुस्सा जो गर्म होके खत्म नहीं होगा, बल्कि ठंडा होकर हमेशा बना रहेगा। बिल्कुल। और उसी जमी हुई नफरत के साथ वो अपनी 2 प्रतिज्ञाएं लेते हैं। 2? मुझे लगा एक ही थी। नहीं, 2 थीं। और वो उनके जीवन का इकलौता मकसद बन जाती हैं। पहली तो थी, जब तक नंदवंश का एक भी दिया जलता रहेगा, मेरी शिखा फिर नहीं बंधेगी। ये हुआ व्यक्तिगत अपमान का बदला। हाँ, लेकिन दूसरी प्रतिज्ञा इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो क्या थी? और जब तक भारत एक नहीं होगा, मैं मुस्कुराऊंगा नहीं। वाओ, मतलब अपने अपमान को उन्होंने एक राष्ट्र के निर्माण के लक्ष्य से जोड़ दिया। एग्जैक्टली। अब लड़ाई सिर्फ नंदवंश से नहीं थी, बल्कि पूरे बिखरे हुए भारत को एक करने की थी। ठीक है, तो प्रतिज्ञा ले ली गई, लक्ष्य भी तय हो गया। लेकिन इस इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें एक चेहरे की जरूरत थी, एक हथियार की। हाँ, और वो उन्हें कहाँ मिला? कहाँ? इसी खोज में वो एक गांव पहुंचते हैं और वहां उनकी नजर पड़ती है चंद्रगुप्त नाम के एक चरवाहे पर। उसमें ऐसा क्या खास था? चाणक्य को उसमें वो चीज दिखी जो किसी और में नहीं थी। सत्ता की ऐसी भूख जिसके लिए वो कोई भी कीमत चुका सकता था। कोई भी। और चाणक्य ने उसे पहला सबक क्या दिया पता है? क्या? उन्होंने चंद्रगुप्त से एक सौदा किया। एक ऐसा सौदा जो सुनने में ही रूह कपा दे। कैसा सौदा? उन्होंने कहा, राजा बनना आसान है, राजा बने रहना असंभव। इसके लिए तुझे अपना दिल निकालकर मेरे हाथ में देना होगा। सत्ता के बदले आत्मा का सौदा? हाँ, और चंद्रगुप्त वो एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया। सच में? उसने अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं, सब कुछ चाणक्य को सौंप दिया। यहीं से उनके रिश्ते की नींव पड़ी। ये गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं था फिर? बिल्कुल नहीं। ये एक रणनीतिकार और उसके जिंदा हथियार का रिश्ता था। जब बुनियाद ही इतनी क्रूर हो तो इस पर खेला जाने वाला खेल भी वैसा ही होगा। बिल्कुल। तो चाणक्य ने अपनी रणनीतियों को अमल में लाना कैसे शुरू किया? अब चाणक्य का असली ठंडा और निर्मम खेल शुरू होता है। इसमें मतलब इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं थी। एक घटना है जब चंद्रगुप्त को मारने के लिए एक विषकन्या भेजी जाती है। अच्छा। चाणक्य को जैसे ही ये पता चलता है,
वो उस विषकन्या के चंद्रगुप्त तक पहुंचने से पहले ही उसे खत्म करवा देते हैं। जहर का जवाब जहर से। एग्जैक्टली। ये तो सीधी कार्रवाई थी, लेकिन उनकी सबसे क्रूर चालें कौन सी थीं? कौन सी? वो जिनमें वो रिश्तों को हथियार बनाते थे। जैसे अपने सबसे बड़े दुश्मन मंत्री राक्षस को तोड़ने के लिए उन्होंने उसके ही बेटे मलय केतु का इस्तेमाल किया। अपने ही बेटे का? कैसे? बाप बेटी के बीच शक का ऐसा बीज बोया कि राक्षस राजनीतिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर बिल्कुल अकेला पड़ गया। तो बहुत ही क्रूर था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि उन्होंने ऐसा सिर्फ दुश्मन के साथ नहीं किया, अपनों के साथ भी किया। आप सिद्धार्थक की बात कर रहे हैं। हाँ, सिद्धार्थक वो चाणक्य का सबसे वफादार, सबसे काबिल जासूस था। और चाणक्य ने उसे मरवा दिया अपने ही जासूस को। लेकिन क्यों? इसका क्या मकसद हो सकता है? सिर्फ एक मकसद। क्या? राक्षस को ये यकीन दिलाना कि चाणक्य पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, वो किसी का सगा नहीं है। ओह, मतलब अपनी वफादारी की भी बलि दे दी, सिर्फ दुश्मन को एक संदेश देने के लिए। हाँ, ये सत्ता के जहर का चरम था। ये वो पॉइंट है जहां इंसानियत और नैतिकता सब खत्म हो जाता है और सिर्फ लक्ष्य बचता है। सिर्फ लक्ष्य। इंसान सिर्फ मोहरे बन जाते हैं, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। इन सब चालों के बाद राक्षस का क्या हुआ? जाहिर है वो टूट गया होगा। वो पूरी तरह हार गया और अपनी मौत का इंतजार करते हुए चाणक्य के सामने पेश हुआ। लेकिन चाणक्य ने उसे मारा नहीं मारा, बल्कि उन्होंने उससे वो बात कही जो राजनीति के इतिहास में मतलब हमेशा के लिए दर्ज हो गई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन थे, हाँ, इसलिए अब तुम मेरे सबसे बड़े मित्र बनोगे। वाह! क्योंकि जो मुझे मार सकता था वही मुझे बचा सकता है। ये तो कमाल की सोच है। मतलब ये सिर्फ एक चतुर चाल नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आज भी कॉर्पोरेट दुनिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक में लागू होता है। बिल्कुल। कि अपने सबसे काबिल आलोचक को साथ मिला लो, क्योंकि वो तुम्हारी कमजोरियां सबसे बेहतर जानता है। बेकाबिल दुश्मन 100 नासमझ दोस्तों से बेहतर है। हाँ, उन्होंने राक्षस की क्षमताओं को नष्ट नहीं किया, बिल्कुल, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। बिल्कुल, यही तो चाणक्य नीति का सार है। तो लड़ाइयाँ खत्म हुई, दुश्मन दोस्त बन गए और चंद्रगुप्त सम्राट बन गया। लेकिन कहानी का सबसे भयावह हिस्सा तो अब आने वाला था, है ना? हाँ, सबसे ठंडा और सबसे यादगार दृश्य। सब कुछ शांत हो चुका है, चंद्रगुप्त का साम्राज्य स्थापित हो चुका है, और एक दिन वो सम्राट की तरह सोचते हुए पहली बार चाणक्य को एक सलाह देता है चाणक्य को। हाँ, वो कहता है, आचार्य, अब दया करनी चाहिए। एक राजा के लिए सोचना तो स्वाभाविक है। इस पर चाणक्य की क्या प्रतिक्रिया थी? यह सुनते ही चाणक्य मुस्कुराए। अपने जीवन में पहली और आखिरी बार। लेकिन ये कोई खुशी की मुस्कान नहीं होगी। नहीं, ये उस शिकारी की मुस्कान थी जिसने देखा कि उसका पाला हुआ शेर अब पालतू बनने की कोशिश कर रहा है। उन्हें एहसास हो गया कि चंद्रगुप्त के अंदर भावनाएं जाग रही हैं। और सत्ता के खेल में भावना सबसे बड़ी कमजोरी है। और उस मुस्कान के पीछे छिपे शब्द क्या थे? उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, राजन, जिस दिन तू दया करेगा उसी दिन तेरा पतन शुरू हो जाएगा। और फिर उन्होंने वो अंतिम वाक्य कहा जिसने चंद्रगुप्त की आत्मा को कंपा दिया। क्या था वो वाक्य? और जिस दिन तू मुझसे डरेगा नहीं, उसी दिन मैं तुझे मार दूंगा। 1 मिनट, मतलब अपने ही बनाए सम्राट को सीधे सीधे मारने की धमकी? सीधी धमकी। ये सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने की पराकाष्ठा है। ये धमकी तो किसी भी तलवार से ज्यादा तेज थी। बिल्कुल। उसे एक पल में चंद्रगुप्त का सम्राट होने का सारा गुमान खत्म हो गया। उससे समझ आ गया कि ताज भले ही उसके सिर पर हो, सत्ता की लगाम अब भी चाणक्य के हाथ में है। उस एक वाक्य से चाणक्य ने साम्राज्य की नींव को और मजबूत कर दिया। डर की नींव पर। हाँ, डर की नींव पर। और कहते हैं उस दिन के बाद चाणक्य फिर कभी नहीं मुस्कुराए। उनका काम पूरा हो गया था। ऐसी कहानी का अंत कैसे हो सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ता के शिखर पर है लेकिन इतना अकेला और भावनाओं से रहित। हाँ, समय के साथ चाणक्य बूढ़े हो गए और उन्हें यह महसूस होने लगा कि चंद्रगुप्त का डर अब कम हो रहा है। सम्राट अब स्वतंत्र फैसले लेना चाहता होगा। बिल्कुल, वो अब हथियार नहीं, राजा बनना चाहता था। चाणक्य समझ गए कि अब या तो उन्हें अपनी धमकी पूरी करनी होगी और चंद्रगुप्त को मारना होगा, या फिर सत्ता के लिए एक नया गृह युद्ध शुरू होगा। हाँ, लेकिन उन्होंने इन दोनों में से कोई रास्ता नहीं चुना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तीसरा रास्ता चुना। अपने बनाए साम्राज्य को बचाने के लिए उसके निर्माता को ही मिटा देने का फैसला किया। मतलब? उन्होंने खुद को खत्म करने का निर्णय लिया और आग में बैठकर अपने प्राण त्याग दिए। ये उनकी आत्महत्या नहीं थी? नहीं,
ये उनका आखिरी और सबसे बड़ा राजनैतिक दांव था। और मरते हुए उनके शब्द क्या थे? उनके शब्द इस पूरी कहानी का सार थे। उन्होंने कहा, मैंने भारत को एक किया था, अब मैं खुद को मिटा रहा हूं ताकि कोई दूसरा चाणक्य ना पैदा हो। ताकि कोई दूसरा चाणक्य ना पैदा हो। क्योंकि सत्ता का जहर एक बार ही काफी है। वो जानते थे कि उन्होंने जो रास्ता बनाया है वो कितना खतरनाक है, और वो नहीं चाहते थे कि कोई और उस पर चले। चाणक्य मर गए, लेकिन क्या उनकी सोच, उनकी राजनीति भी मर गई? यही इस उपन्यास का सबसे बड़ा सवाल है। और उपन्यास की आखिरी पंक्तियां इसका जवाब देती हैं। क्या है वो पंक्तियां? चाणक्य मर चुके थे, पर उनकी छाया आज भी भारत के सिंहासन पर बैठी है। वाह! और जब भी कोई राजा सोचता है अब मैं स्वतंत्र हूं, तो कहीं दूर से एक ठंडी हंसी गूंजती है। चाणक्य की हंसी। हाँ, ये दिखाता है कि सत्ता का डर कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा एक छाया की तरह मौजूद रहता है। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत कहते हैं, ये किताब राजनेता बनना नहीं सिखाती। नहीं, ये बस ये समझाती है कि सत्ता का खेल कितना क्रूर और कितना जरूरी हो सकता है। और ये उस सवाल का भी जवाब देती है कि चाणक्य ने भारत को जोड़ा या तोड़ा। क्या है जवाब? दोनों। दोनों। और यही उसकी जीत थी। उन्होंने पुराने मूल्यों, पुरानी वफादारियों और पुराने राज्यों को तोड़ा, ताकि एक मजबूत राष्ट्र को जोड़ा जा सके। बिल्कुल। अंत में ये उपन्यास हर किसी के लिए एक बहुत ही असहज सवाल छोड़ जाता है। क्या सवाल? कोई चाणक्य बनना चाहेगा जो सत्ता को नियंत्रित तो करे, लेकिन हमेशा अकेला, ठंडा और भावनाओं से परे रहे? या फिर कोई चंद्रगुप्त बनना चाहेगा जिसके सिर पर ताज तो हो, लेकिन जो हमेशा किसी की छाया के डर में जिए? ये एक ऐसा चुनाव है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है।